शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारे किसान भाइयों की खेती किसानी को और बेहतर करके किसान भाइयों को आत्मनिर्भर सशक्त बनाने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करते हैं। हमारे किसान भाइयों की, पशुपालकों की भूमिका इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप जुड़ते हैं अपने सवालों के साथ लाइव इस कार्यक्रम में और आपकी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम में मौजूद जो एक्सपर्ट होते हैं वो करते हैं। तो आज के हेलो किसान कार्यक्रम में हम ऐसे कौन से विषय लेकर आए हुए हैं जिस विषय को लेकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर अपनी खेती किसानी को बेहतर, अपने पशुपालन को और बेहतर कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो नजर डालते हैं आज के विषय पर। हेलो किसान में आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे उस विषय को जान लेते हैं। मुर्गी पालन, बकरी पालन आय स्रोत के रूप में कितने फायदेमंद हैं, कैसे इसमें आपको आगे बढ़ना है, किन चीज़ों का ध्यान रखकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, बेहतर कमाई कर सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज के हेलो किसान कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। इस विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं, कोई जानकारी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं या हमसे आप चाहते हैं, तो आपको पता है आपको क्या करना है। 3 माध्यमों का इस्तेमाल कर कार्यक्रम से जुड़ना है। पहला माध्यम है टोल फ्री नंबर का। आपकी स्क्रीन पर नंबर दिखा रहे हैं हम 1800113060 1800113061। इस नंबर को मिलाते समय आप अपनी टेलीविजन की आवाज़ को कम रखें, साथ ही साथ आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद बनाया जा सके। इसके अलावा आप दूसरा विकल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन नहीं मिल पाता, आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 8800520717। इस नंबर का इस्तेमाल करते समय आप जब भी हमें अपने सवाल भेजें तो अपना नाम, जगह का नाम लिखना ना भूलें। इसके अतिरिक्त आप तीसरे विकल्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ईमेल आईडी का। ईमेल आईडी भी आपको बता देते हैं, hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का बेझिझक इस्तेमाल कीजिए। कोई भी सवाल, कोई भी संशय आपके मन में है तो जुड़िए कार्यक्रम हेलो किसान से अपने सवालों के साथ। आपकी समस्याओं का समाधान आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब रुक करते हैं उन एक्सपर्ट्स का जो आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान और इस कार्यक्रम की आन बान शान है। आइए सबसे पहले रुक करते हैं डॉक्टर अधिराज मिश्रा जी का। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। आप हैं सहायक आयुक्त पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय, भारत सरकार से। इसके साथ ही हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर केशव कुमार शर्मा जी। आपका भी बहुत स्वागत है सर। आप पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, दिल्ली सरकार से हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हेलो किसान में। और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अधिराज मिश्रा जी आपसे हम करते हैं। जो आज विषय हम लेकर आए हुए हैं, मुर्गी पालन, बकरी पालन आय के स्रोत के रूप में। ये दोनों ही विषय ऐसे हैं, चाहे मुर्गी पालन की बात करें, चाहे बकरी पालन की बात करें, जिससे हम दूध उत्पादन भी कर सकते हैं, मांस उत्पादन भी कर सकते हैं और खाद भी बना सकते हैं। अब ये 3 फायदे जिस चीज़ों से हमें मिल रहे हैं, उसका अगर हम पालन करते हैं या उस क्षेत्र से जुड़ते हैं तो खेती किसानी को तो बेहतर करते हैं, साथ ही साथ आय को भी बढ़ा सकते हैं। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और विकास के रूप में क्या क्षमताएं इन दोनों विषयों से हैं? देखिए, पहले मैं शुरू करूंगा बकरी पालन से। देखिए, पहले जो बकरी पालन होता था, और ये बहुत बार भी बोला गया है, बकरी को हम गरीबों का गाय भी बोलते हैं, पुअर मैन्स काऊ बोलते हैं। और पहले क्या होता था, ये बहुत छोटे स्तर से ये बकरी पालन होता था, पर आजकल ये साइंटिफिक पद्धति का इस्तेमाल करके बकरी पालन को उन्नत स्तर पे ले जाया गया है, जिसके बहुत जैसे आप आज का विषय है आय का स्रोत, इससे हमारे पशुपालक भाई बहन बहुत अच्छे से इनकम इससे ले पा रहे हैं। तो अगर कोई इस विषय से जुड़ा होना चाहे तो इसमें मेन 2-3 चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज़ आपको बात करना पड़ेगा कि नस्ल सुधार के बारे में, कैसे आपका नस्ल अच्छा हो, सो दैट जैसे आपने बताया मांस हो, दूध हो, उस हिसाब से उसका उत्पादन भी ज़्यादा हो सके। दूसरा चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि रोग नियंत्रण कैसे किया जा सके, ये एक चीज़ है। और तीसरा चीज़ हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों विषय पे अगर हम बात करेंगे, मुर्गी पालन हो गया और बकरी पालन हो गया, सबसे महत्वपूर्ण विषय इसका मार्केटिंग कैसे किया जा सके। ये 3 चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ये हालांकि हमारे अगर मुर्गी पालन की बात करेंगे ये तो बहुत अच्छे कमर्शियलाइज हो चुका है, बकरी पालन की बात करेंगे ये अभी धीरे धीरे बन रहा है। तो इसमें ये 3 चीज़ों का अगर हम ध्यान अच्छे से दें तो बहुत अच्छे से ये आय का स्रोत बन सकता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई
कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के जो 3 बातें मुख्य जिसका ध्यान में रखना चाहिए हर पशुपालक भाई को, इसको भी विस्तार से समझेंगे। बहरहाल रुक करते हैं डॉक्टर केशव कुमार शर्मा जी का। डॉक्टर शर्मा जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी हम शीतकालीन सत्र में चल रहे हैं और जनवरी महीना साल भर का सबसे ठंडा महीना माना जाता है। जो पशुपालक भाई मुर्गी पालन और बकरी पालन इस समय कर रहे हैं, उनके लिहाज से देखा जाए ये महीना कितना महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में अगर ठंड बढ़ती है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे मुख्य रूप से? इस समय में हमें विशेष रूप से जो उनके आवास हैं उसके तापक्रम को एक निश्चित तापक्रम के बीच में ही रखना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि जितना भी हम शाम को कवर कर दें उनके जो भी जहां उनको रखा जा रहा है तो वो सबसे उचित रहेगा। उसमें जो रोशनी का वो है यानी कि बल्ब जला के जो हम रखते हैं तो उससे क्या है कि उनका तापक्रम भी मेंटेन रहेगा और उनको जो जितनी रोशनी चाहिए आवश्यक, चाहे अंडा उत्पादन के लिए या मांस उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, वो पर्याप्त मात्रा में रहेगी तो स्वाभाविक है वो उत्पादन भी बढ़ेगा और बीमारी भी नहीं फैलेगी। क्योंकि जैसे ही ह्यूमिडिटी और छाया बढ़ती है वैसे ही मुर्गी पालन अपना अनुकूलता के बजाय प्रतिकूलताओं के हिसाब से उसमें रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। यानी कि उत्पादन घटना शुरू हो जाएगा, अंडे की मात्रा घटनी शुरू हो जाएगी, अंडे का साइज़ छोटा हो जाएगा, बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए इस समय पे हमें उनकी रोशनी का ध्यान रखना है, आर्द्रता का ध्यान रखना है और साथ में उनके तापक्रम का विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो उसके लिए अपन कई सारी चीज़ें करते हैं, उनमें से ये 3 मुख्य उपाय हैं अभी जी। तो इस प्रकार से किसान भाई, पशुपालक भाई इस दोनों क्षेत्र में आगे बढ़ें। और भी कई मुख्य बातें हैं जिसको हम समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। फिलहाल इस विषय से जुड़ी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर पहले नजर डाल लेते हैं। मुर्गी पालन और बकरी पालन दोनों ही व्यवसाय आय के शानदार स्रोत हैं। पहले बात करते हैं मुर्गी पालन की। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम पूंजी और कम जगह में भी शुरू किया जा सकता है। बेरोजगार युवकों के लिए तो मुर्गी पालन अच्छा खासा मुनाफा देने वाला साबित होता है। मुर्गी पालन के लिए आपको हेचरी से 1 दिन का चूजा लेना होगा और 20 हफ्तों तक उसे पालना होगा। उसके बाद मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं और करीब 70 हफ्तों तक अंडे देती रहती हैं। चूजों की बात करें तो आप चाहें तो बिछावन के ऊपर भी चूजों को रख सकते हैं और चाहें तो पिंजरों में भी पाल सकते हैं। संगठित क्षेत्र में बड़े किसान 10,000 तक मुर्गियां पालते हैं, जबकि अगर आप छोटे स्तर पर काम करना चाहते हैं तो 1000 चूजों से भी शुरू कर सकते हैं। मुर्गी पालन के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती और ये जल्दी ही आमदनी देना भी शुरू कर देता है। साथ ही लाभ भी अच्छा होता है। इस व्यवसाय के लिए जगह भी बहुत कम चाहिए। अगर प्रशिक्षण लेकर काम करना शुरू करेंगे तो नुकसान की संभावना भी कम रहेगी। बता दें कि सर्दियों में मुर्गियों की खास देखभाल करनी चाहिए। बाड़े में ठंडी हवा ना आए इसके लिए मोटे टाट से बने पर्दे लगाएं। बाड़े में बिछा भूसा सूखा होना चाहिए। उस पर पानी रिस जाए तो तुरंत गीला बिछावन हटाकर वहां सूखा बिछावन डाल दें, नहीं तो मुर्गियों को ठंड लग सकती है। मुर्गियों के बाड़े का रोजाना निरीक्षण करें। मुर्गी घर में साफ सफाई रखें। मुर्गियों को ज्यादा ठंडा पानी न देकर गुनगुना पानी पिलाएं। सर्दियों में मुर्गियों की भूख बढ़ सकती है, ऐसे में उनके दोने हमेशा दाने से भरकर रखें। मुर्गियों में रोग के लक्षण दिखने पर इलाज के लिए तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं। अगर बात बकरी पालन की करें तो देश के बंजर, दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में बकरी पालन विशेष रूप से किया जाता है। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम लागत लगाकर छोटी जगह में भी आसानी से कर सकते हैं। बकरी पालन मुख्य रूप से दूध और मांस के लिए किया जाता है। बकरी पालन में ना तो किसी खास तरह के आहार की जरूरत होती है और ना ही किसी खास किस्म के बड़े आवास या विशेष जलवायु की जरूरत पड़ती है। बकरी की कई नस्लें हैं जिनमें से एक है ब्लैक बंगाल। इस नस्ल की बकरियां पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और उत्तरी ओडिशा में पाई जाती हैं। बीटल, मेहसाना और झकराना आदि भी बकरी की नस्लें हैं। बकरी पालन के सफल व्यवसाय के लिए जरूरी है कि वे स्वस्थ और निरोगी रहें। अगर बकरियां बीमार हो जाएं, तो तुरंत उनका उपचार कराएं। बकरियों में मुख्य रूप से मुंहपका, खुरपका, पेट के कीड़े और खुजली आदि रोग होते हैं। बकरियों को जंगली और हिंसक जानवरों से बचाकर रखना चाहिए। इस तरह अगर विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही तरीके से मुर्गी और बकरी पालन किया जाए तो ये दोनों ही व्यवसाय आय के अच्छे स्रोत साबित होते हैं।
तो इस रिपोर्ट के ज़रिए कुछ मुख्य और बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने समझने की प्रयास किया है। अब इन बातों का धरातल पर कैसे आपको उपयोग करना है इसको भी समझ लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। डॉक्टर धीराज मिश्रा जी, आपका रुख करते हैं। हमने रिपोर्ट के ज़रिए बहुत कुछ बातें समझी तो जानी तो, लेकिन अगर देखा जाए मुख्य तौर पर, क्योंकि मुर्गी की बात करें या फिर हम बात करें बकरियों की, ये सब बेजुबान है, अपना कोई भी दर्द हम तक बयां नहीं कर सकते। और इनके पालन के लिए सिर्फ क्या ये नज़रिया रखना ज़रूरी है कि एक आय के स्रोत ना रहे, बल्कि उनसे कनेक्शन स्थापित करना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं। तो शुरुआत में अगर इसकी कोई ट्रेनिंग लेना चाहे कि कैसे में मुर्गी पालन करना है, कैसे में बकरी पालन करना है, तो ये कितना बड़ा अच्छा उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ये तरीका कितना बढ़िया रहेगा ताकि वो आगे चलकर कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और बेहतर तरीके से वो कनेक्ट कर पाए और अच्छा उत्पादन ले। जी, ये बहुत ही सही चीज़ आपने बताया। अगर हम आय का स्रोत में ये दोनों चीज़ों को, बकरी पालन हो या मुर्गी पालन हो, इसको अगर कोई हमारे किसान भाई इसको या भाई और बहन इसको लेना चाहते हैं तो पहला चीज़ प्रशिक्षण है। तो प्रशिक्षण आप कहाँ से लेंगे? तो मैं पहले मुर्गी पालन से शुरुआत करता हूँ। अगर मुर्गी पालन की बात करेंगे, आप देखिए पहला चीज़ हमारा जो सेंट्रल कैरी करके सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट एक बरेली में है और एक DPR हैदराबाद करके ICR का एक संस्थान है, डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद में है। तो ये दोनों ICR के बहुत बड़े संस्थान हैं, यहाँ से आप मुर्गी पालन का प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार का सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 जगह पे भारत सरकार मतलब हमारे विभाग का है, जो कि नॉर्दर्न रीजन में आपका चंडीगढ़ में अवेलेबल है। आप अगर वेस्टर्न रीजन की बात करेंगे तो मुंबई में है, अगर ईस्टर्न रीजन की बात करेंगे तो भुवनेश्वर में है, और अगर आपका हो गया ये और सदर्न रीजन की बात करेंगे तो बेंगलोर में है। तो ये 4 जगह पे आप मुर्गी पालन का प्रशिक्षण ले सकते हैं CPDO से। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे हम बकरी पालन की बात करते हैं तो बकरी पालन में एक ICR का बहुत अच्छा संस्थान है जो कि सेंट्रल CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, जो कि मथुरा में है, मखदूम मथुरा में है। तो यहाँ से भी यहाँ आप उनके वेबसाइट में देखेंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर्स में आप बात कर सकते हैं और जहाँ उनका प्रशिक्षण होता है आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे राज्य सरकार क्या करते हैं, अपने पशु चिकित्सालय में हो या उनके ट्रेनिंग सेंटर्स में बहुत तरीके से ये पशुपालक मतलब भाई बहनों का ट्रेनिंग करवाते हैं, मुर्गी पालन हो या पशुपालन हो। इसके अलावा जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, यहाँ पे भी हमारे ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो हमारे जो भी किसान भाई बहन मुर्गी पालन और बकरी पालन से जुड़ना चाहते हैं और इससे आय का स्रोत बढ़ाना चाहते हैं तो प्रशिक्षण इसी जगह से आप ले लें तो बहुत अच्छी ये रहेगी और आप अच्छे से ये उन्नत बकरी पालन और मुर्गी पालन कर सकते हैं। जी तो इस प्रकार से आप प्रशिक्षण लें, उसके बाद इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। डॉक्टर केशव कुमार शर्मा जी, आपका रुख करते हैं क्योंकि आप दिल्ली सरकार में कार्यरत हैं। अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली के क्षेत्र के पशुपालकों की या दिल्ली के आसपास के जो पशुपालक हैं, अगर हमें बकरी पालन करना है या मुर्गी पालन करना है तो किस जगह का हमें चुनाव करना है, ये किन बातों का ध्यान में रखकर जगह का चुनाव करना सुनिश्चित होता है और जगह का चुनाव करना उस व्यवसाय को बढ़ाने पर कितना असर डालता है? एक्चुअली क्या है कि हमें ऐसी जगह को चूज़ करना है जिसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप में कुछ नहीं है और थोड़ी सी वो अपने सामाजिक एरिया से दूर हो, यानी कि जहाँ पे बस्ती है उससे थोड़ा सा दूर हो और उसके अलावा वो सुरक्षित भी हो। ऐसा ना हो कि हिंसक जानवर या इस प्रकार की उस पर उसको कुछ नुकसान पहुंचा जा सकता हो। ह्यूमिड प्लेस ना हो, उसमें थोड़ी जगह हवादार हो। इन दोनों ही बकरी पालन के लिए भी मुर्गी पालन के लिए दोनों के लिए हवादार जगह आवश्यक है। विशेष तौर से मैं मुर्गी पालन के लिए बताना चाहूँगा कि इसको हम कम जगह में भी और कम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में एक बार शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे हमारे को लाभ की प्राप्ति होती है, उत्पादन के साथ में जैसे आय की प्राप्ति होती है, उसी हिसाब से हम अपना उसमें विस्तार कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा बकरी पालन है, जो हमारे इस क्षेत्र में अधिकतर समय के अनुसार बीच में जैसे इन त्यौहार वगैरह आते हैं या फिर आमतौर पे जो इसकी मीट की आवश्यकता रहती है, उसके अनुसार हम लोग इसको अलग अलग ब्रीड के बारे में सजेस्ट करते हैं। जो हैवी ब्रीड्स हैं, तो कोई त्यौहार आने वाले हैं या वो आने वाले हैं, उस समय पे कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो उस चीज़ के लिए करते हैं। इसी प्रकार से हमारा क्या है कि जैसे सर्दियों में अंडों की खपत ज़्यादा बढ़ जाती है जी, या
इन चीज तो हम लेयर्स के लिए ज़्यादा एडवाइस करते हैं, या जैसे मौसम में परिवर्तन आया तो ब्रॉयलर्स की ज़्यादा आवश्यकता होनी शुरू हो गई, तो ये ब्रीड के हिसाब से हम परिवर्तन की अपनी अपनी सलाह स्थान के अनुसार और उसकी उपयोगिता के अनुसार हम देते रहते हैं। जी, तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। जगह का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये भी बहुत ज़रूरी है। कुछ और महत्वपूर्ण और मुख्य बातें जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। फिलहाल यहाँ रखना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम हेलो किसान में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपके कोई भी सवाल है तो आप जुड़ सकते हैं कार्यक्रम हेलो किसान से अपने सवालों के साथ। आपकी समस्याओं का समाधान आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करेंगे। फिलहाल कुछ और दर्शकों के वीडियो प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं, उन वीडियो प्रश्न को भी हम शामिल करेंगे। बहरहाल डॉक्टर अधिराज मिश्रा जी, आपका रुख करता हूँ पहले। अधिराज जी, अगर हम समझने का प्रयास करें आपसे, अगर हम बकरी पालन के क्षेत्र में बढ़ते हैं या मुर्गी पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत के तौर पर मान लीजिए मैं अभी नया इस क्षेत्र में आगे जाना चाहता हूं, तो मुझे कितना बजट लेके चलना चाहिए? क्योंकि किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए आर्थिक स्थिति से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ क्या भारत सरकार द्वारा कोई ऐसी योजनाएं भी चल रही हैं जिसके ज़रिए मैं ट्रेनिंग लेकर अगर कोई स्टार्टअप के तौर पर इन क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूं तो मुझे कोई व्यवसाय के रूप में या आर्थिक स्थिति से रूप में भारत सरकार से मदद मिल सकती है? जी, पहला चीज़ आपने जो बताया कि कितना बजट लेके अगर हम भेड़ बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, देखिए वो डिपेंड करता है आप कितने बड़े स्तर का फार्म बनाना चाहते हैं। अगर आपके पास कैपेसिटी है और जगह, जैसे कि सर ने अभी बताया कि किस तरीके की आपका जगह होना चाहिए जहां आप फार्म अपना खोलना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप कितना बकरी रख सकते हैं। और देखिए जो भी पशुपालन आप करेंगे, बकरी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, जैसे बकरी पालन के लिए आपका चरने का भूमि भी थोड़ा चाहिए, तो एक ग्रेजिंग लैंड भी आपको चाहिए, तो उस हिसाब से आपको कितना जगह है, उस हिसाब से आपका कैपेसिटी के हिसाब से आप कितना अपना पूंजी लगाएंगे वो डिपेंड करता है। और जो आपने बताया कि भारत सरकार की क्या क्या योजनाएं हो सकते हैं, देखिए हमारे जो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन है, उस नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंदर एक बहुत अच्छा सा योजना अभी रखा गया है जो कि उद्यमिता विकास कैसे बढ़ाया जा सके और आय का स्रोत ज़्यादा बढ़ सके, और एक किसान ना कि 8-10 बकरी रख के वो एक किसान बन सके और आजीविका उससे निकाल सके, रैदर वो एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बन के उसके साथ 8-10 किसानों को जोड़ सके। ये हमारा अभी कॉन्सेप्ट है। तो उद्यमिता विकास कैसे हो सके उसके लिए नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में एक स्कीम चलाया गया है जिसमें कि आप 100 बकरियों से लेके 500 बकरियों तक का अगर फार्म खोलते हैं उसमें 50% सब्सिडी की आपकी व्यवस्था रखी गई। वो मैक्सिमम अप टू 50 लाख रखता है। अगर 500 भेड़ बकरी का आप फार्म खोलते हैं तो उसमें 50% सब्सिडी अप टू 50 लाख का रखा गया है प्रावधान। ये हो गया बड़े स्तर पे कोई करना चाहते हैं। अगर देखिए सभी तो बड़े स्तर के फार्मर नहीं बन सकते, उस हिसाब से अगर छोटे स्तर में कोई रखना चाहते हैं, मेरे घर में अगर 8-10 बकरी हैं तो उसके लेके मैं कैसे अपना गुजारा कर सकूं और उसका कैसे थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकूं, उससे रिकरिंग कॉस्ट कैसे ले सकूं, उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड का भी प्रावधान रखा गया है। जो किसान क्रेडिट कार्ड पहले जो कि कृषि में इन्वॉल्व थे उन्हीं के लिए मिलता था, पर 2019 से ये पशुपालक और मछुआरे भाई बहनों के लिए भी ये लागू कर दिया गया है। तो इसमें क्या किया जाता है, आप 5 लाख तक का आपका रिकरिंग एक्सपेंसेस का क्रेडिट मिलता है और
सबसे बड़ी चीज़ है, अब बैंक में लोन लेने के लिए कभी कभी दिक्कत आता है कि आपका कोलेटरल व बंधक मांगता है, तो वो 2 लाख तक का कोई कोलेटरल आपको नहीं चाहिए, बैंक आपको कोलेटरल नहीं मांगेगा। तो वो आपको रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब आप उसका खान पान के लिए कुछ खर्चा चाहिए वो ले सकते हैं, इंश्योरेंस के लिए कुछ खर्चा चाहिए, उसका जो आवास है उसका रिपेयरिंग के लिए कोई खर्चा चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए उसके लिए भी आप कोई खर्चा चाहिए, ये रिकरिंग एक्सपेंसेस आप किसान क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। और अगर सही टाइम पे रीपेमेंट आप कर रहे हैं तो 3% आपका जो इंटरेस्ट रेट रहता है तो वो भी घट सकता है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे वाले योजनाएं रहे हैं जो सरकार के तरफ से है। जी, तो किसान क्रेडिट कार्ड भी अगर आपके पास है तो उसके ज़रिए भी आप पशुपालन के क्षेत्र में फ़ायदा ले सकते हैं और महत्वपूर्ण योगदान अपनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं, व्यवसायिक रूप को स्थापित कर सकते हैं। एक दर्शक हैं जिन्होंने प्रश्न वीडियो के माध्यम से अपना सवाल हम तक पहुंचाया, आइए उनका रुख कर लेते हैं। राम कुमार मीना जी हैं राजस्थान से, देखते हैं क्या सवाल भेजा है उन्होंने। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं राम सिंह मीणा राजस्थान से मारकन 10-20 बकरियाँ से मैं बड़ा इको पर ज़्यादा बकरियाँ पालवा के लिए कोई स्कीम हो गवर्नमेंट की तो बताओ साहब, मैं आपसे जान बचाऊँ सो डॉक्टर साहब। जी, तो इनका महत्वपूर्ण सवाल रहा है। डॉक्टर केशव कुमार शर्मा जी, इनके सवाल को आप समझ पाए तो थोड़ा सा समाधान कर दीजिए। जी, इन्होंने जो एक्सपेंशन की बात करी है कि और उनके पास में क्षमता भी है कि उसको एक्सपेंशन कर सकते हैं कि उस आबादी और इलाके के हिसाब से बकरियां बहुत सूटेबल हैं। तो उसके अंदर जैसा अभी आपने बताया कि इसके अंदर 50% सब्सिडी दी जा सकती है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी एक योजना चली भी है। तो उसके अंदर ये अपने नज़दीकी जो भी ऐसा पशु चिकित्सालय है वहाँ से सबसे पहले इनको क्या करना चाहिए कि वहाँ कौन सी ब्रीड उनके लिए सबसे सफल ब्रीड रहेगी और वहाँ के मार्केट के हिसाब से कौन सा सफल वो रहेगा कि दूध मिल्क ब्रीड और मीट ब्रीड दोनों मिक्स से वाला चाहिए या केवल मिल्क ब्रीड वाला चाहिए या केवल मीट ब्रीड वाला चाहिए। इस तरीके से डिसाइड करके वहाँ से पहले वो वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन लें, उसी हिसाब से अपने ब्रीड्स के बारे में डिसाइड करें। उसके पश्चात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कार्यालय हैं, नज़दीकी कार्यालय जो कि वहाँ पे जो पशु चिकित्सक हैं वो अपना आप गाइड कर देते हैं, तो वो इंश्योरेंस के बारे में भी गाइड कर देते हैं क्योंकि इंश्योरेंस के लिए सारा उनका प्रमाण पत्र वगैरह उन्हीं पशु चिकित्सक को देना होता है जो वहाँ के लोकल होते हैं। तो वो उनको सब चीज़ें गाइड कर देते हैं और किस बैंक से उनको लोन मिलेगा, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसके साथ में तालमेल है वहाँ पे उस इलाके के अंदर, कौन सा बैंक है, कौन सा इंश्योरेंस वो है। तो वो सारा का सारा निजी स्तर पे अगर ये वहाँ पे जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह के पशु चिकित्सालय के अंदर जाके वहाँ के पशु चिकित्सक से सलाह लें कि मुझे कौन सी ब्रीड रखनी है और मुझे किस बैंक से इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसका लाभ मिल सकता है, तो वो इनका पूरा लाभ उठा सकते हैं और ये अपनी क्षमता अनुसार, क्षमताओं से कहीं अधिक, क्योंकि ये तो क्षमताओं के अनुसार तो वो कर ही रहे हैं, क्षमताओं से अधिक अपनी क्षमताओं में लाने के लिए एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक बहुत अच्छा चांस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी चलाया हुआ है। जी, एक दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए, उनका रुख कर लेते हैं। नंसुर मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं। नंसुर मिश्रा जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नंसुर मिश्रा जी, तकनीकी समस्या है लगता है आपकी तरफ, तो आप व्हाट्सएप जी जी, जितना आपके सवाल को हम समझ पाए उस सवाल को शामिल करते हैं। डॉक्टर केशव कुमार शर्मा जी, आपका रुख करते हैं, बकरी पालन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कौन सी बकरी की प्रजाति शुरुआत में हमें लेनी चाहिए, व्यावसायिक रूप से अगर हम शुरुआत करते हैं या घरेलू स्तर के लिए हम पालने की बात करते हैं तो भी कौन सा प्रजाति का चयन करें, साथ ही ट्रेनिंग अगर मैं बकरी पालन के लेना चाहता हूँ तो कहाँ से लूँ? अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया था कि मखदूम जगह है, वहाँ पे छोटे छोटे 7 दिन से लेके 15 दिन तक के और 1 महीने तक के प्रोग्राम भी चलते रहते हैं और वो आप जिस इलाके में रह रहे होते हैं, यानी कि वहाँ पे पानी की उपलब्धता कैसी है, चरने जाने की व्यवस्था कैसी है, क्या उनके पास अपने खुद का छोटा मोटा खेत है जिसमें से कि वो उसको चरा सकते हैं या वो कर सकते हैं, उसके अनुसार वो आपको जखराना रखनी है या और दूसरी ब्रीड रखनी है, उसके बारे में अपने आप सजेस्ट करते हैं। हम भी उनको चाहिए कि मखदूम में किसी प्रकार से जो उनका शेड्यूल है एक बार उनसे टेलीफोन से पूछ लें
और उसी के अनुसार एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रशिक्षण का कार्यक्रम लेके ही ये कि इस क्षेत्र में आगे बढ़े तो उनको सफलता ज़्यादा मिलेगी। और स्वाभाविक है कि जब सफलता मिलती तो आय तो अपने आप स्वतः ही आ जाती है। जी डॉक्टर केशव कुमार शर्मा जी, इसके साथ एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा। हाल फिलहाल में हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर हमने देखने को मिलता है कि छोटे चूज़ों को इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिसके बाद वो कुछ ही दिन में अपने समय से पहले ही ज़्यादा बढ़वार हो जाती है और ज़्यादा फायदे के चक्कर में इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस बात में कितनी तथ्य है, कितनी सच्चाई है, और अगर ये कोई करता है तो उसके क्या भुगतान देखने को मिल सकते हैं? क्या वो चूजे के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर देते हैं? साथ ही साथ जिस कस्टमर्स तक वो चूजे पहुंचेंगे उनके लिए स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसान होगा और इसका क्या समाधान होना चाहिए? ये एक्चुअली सुनने में हमारे भी आया है, देखने में नहीं आया है, सुनने में आया है। और इसके अंदर विशेष तौर से क्या करते हैं वो लोग, स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगाते हैं, जिससे कि उनकी, जैसे जो आपने सुना होगा कि वो कोई पहलवान या बॉडी बिल्डर्स या ऐसा कुछ वो लोग भी लगाते हैं, सिर्फ उन्हीं को फॉलो करते हुए इन्होंने शुरू किया है। और उसके अंदर देखने में आया है कि वो जो इंजेक्शंस हैं उनसे उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है कि उनका प्रोडक्शन, लेकिन वो हार्मोनल जो इल इफेक्ट्स हैं वो जो एंड कंज्यूमर है जी, जो उसको कंज्यूम करेगा उस तक सारे इल इफेक्ट पहुंचते हैं। और ये कोई एक अच्छी एथिकल उस प्रैक्टिसेस में नहीं आता, ये माल प्रैक्टिसेस में आता है। इसको हमें रोकना चाहिए, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये एक इंडिविजुअल, जो आपने शुरू में फरमाया था कि हमें उनके साथ में एक तालमेल बैठाना चाहिए क्योंकि ये बेजुबान होते हैं, तो ये तालमेल बैठाने का अभिप्राय यही है कि उनके साथ ऐसी कोई चीज़ ना की जाए जो उनको शारीरिक रूप से कष्ट भी पहुंचाती हो, और उनको स्वाभाविक हानि भी पहुंचा रही है, कष्ट के साथ साथ में उनको हानि भी हो रही है और क्षणिक लाभ है। और अंत में जो लास्ट कंज्यूमर है उसको तो स्वाभाविक है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा ही रही है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें समाज को भी इन जैसी चीज़ों से बचाना चाहिए। बिल्कुल, अपने आर्थिक लाभ के चक्कर में आप कई लोगों के साथ जंग खिलवाड़ करते हैं, उसको भी आप सावधानी से बरतें और इन क्षेत्रों में, जैसे डॉक्टर साहब ने अपील की, उन भावनाओं को समझिए और इस प्रकार से आप आगे बढ़ें। फिलहाल दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं प्रहलाद तिवारी, देवरिया, उत्तर प्रदेश से। प्रहलाद जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। प्रहलाद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, सवाल पूछिए। सर, बकरी पालन के लिए बैंक से किस तरह से लोन लिया जाए और कहां से बकरी लाया जाए? सवाल आपका है डॉक्टर अजय मिश्रा जी। बकरी पालन के क्षेत्र में अगर लोन की व्यवस्था है तो कहां से लिया जाए? देखिए, मैंने जैसे किसान क्रेडिट कार्ड का जिक्र किया था, वो छोटे स्तर पे अगर आप बकरी पालन करते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड में आपको रिकरिंग एक्सपेंसेस के लिए आप लोन ले सकते हैं। तो ये आप निकटतम पशु चिकित्सक से बात कीजिए। विभिन्न टाइम में हम किसान क्रेडिट कार्ड का कैंपेन चलाते हैं, तो उसमें आप लेके, ये एक छोटा सा सलाह रहेगा। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे, अगर बड़े स्तर पे आप करना चाहते हैं, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक हो, नेशनलाइज्ड बैंक में आप जा सकते हैं। NLM स्कीम का जो गाइडलाइन है उस हिसाब से आप अपना डॉक्यूमेंट भरिए, अपना डॉक्यूमेंट बनाइए और राज्य सरकार और जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनके थ्रू आपका आवेदन आप दीजिए। और वो आवेदन अगर सही रहता है तो आपको 50% सब्सिडी, जो कि 50 लाख तक की है, अगर 500 बकरी आप रख रहे हैं तो उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा आपने एक अच्छा चीज़ भी पूछा कि आप कहाँ से बकरी ला सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में अपना फार्म खोलना चाहते हैं, आप ये देखिए कि जो आपके लोकल बकरी हैं वहाँ पे, और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे लोकल ब्रीड्स अवेलेबल हैं आपके लिए। जैसे अगर दूध के उत्पादन की बात करेंगे तो जमुनापारी बहुत ही अच्छा ब्रीड है जिसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में और एक बरबारी करके और एक ब्रीड भी है, तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। और अभी हमारा जो साइंटिफिक टेक्निक ये भी आ गया है कि आपके घर में जो भेड़ बकरी, जो बकरी आपके पास है, उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान भी कर सकते हैं। जो अच्छे नस्ल के सीमेन है वो उसको यूज़ करके आप कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हैं। आपके घर से भी आप अच्छा बच्चा निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। जी, तो इस प्रकार से आप व्यवस्था कर सकते हैं और जानकारियाँ एकत्रित करके आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, अच्छा उत्पादन आप करेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हैं, उनको वो भी फोन लाइन के से जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, नमस्कार जी, रॉबिन जी, सवाल पूछिए। सर, ऐसा है कि मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऊना से बोल रहा हूँ जी। तो मैं अपने क्षेत्र में बकरी पालन के संबंधी कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। जी,
तो ऐसा है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि बकरी पालन के लिए सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा है कि हम अपना कोई ऐसा व्यवसाय शुरू कर सके जिससे हमारा भी मतलब थोड़ा रोजगार तरीके से काम चल जाए और आसपास जो भी है हमारे पास जितने भी जैसे भी हमारा स्ट्रक्चर है उस तरीके से कोई काम बन सके। जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल रॉबिन कुमार जी आपने पूछा है हिमाचल प्रदेश से, और आपके सवाल को हम शामिल करेंगे, आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके सवाल को शामिल करते हैं, आपकी समस्या का समाधान करते हैं। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। एक दर्शक थे हमारे हिमाचल प्रदेश से, उनका सवाल था बकरी पालन के लिए सरकार की तरफ से क्या योजना है, क्या लोन हमें मिल सकता है। डॉक्टर धीराज मिश्रा जी। जी ज़रूर आपको मिल सकता है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आपका जो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन है, भारत सरकार के ये एक योजना है, उसमें आप 100 बकरी से लेके 500 बकरी तक, 100 हो गए, 200 हो गए, 300 हो गए, 400 हो गए और 500 हो गए, उस हिसाब से आप अपना स्कीम बनाइए। आप अगर हमारा वेबसाइट जो dahd.nic.in करके हमारा वेबसाइट है, वो वेबसाइट आप विजिट कीजिए। उसमें योजना के ऑपरेशनल गाइडलाइंस दिए गए हैं और मॉडल DPRs भी दिए गए हैं, तो वो मॉडल DPRs आप फॉलो कीजिए, अपना DPR खुद तैयार कीजिए। तैयार करने के बाद वो अपना आवेदन भरिए और उसके लिए आपको लोन मिल सकता है। लोन के साथ साथ भारत सरकार ने आपको सब्सिडी का भी व्यवस्था इसमें रखा गया है, जो कि 50% सब्सिडी मिल सकता है। अगर 500 भेड़ बकरी आप ले रहे हैं, बकरी ले रहे हैं, तो उसमें आपको 50 लाख तक की सब्सिडी है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, किसान क्रेडिट कार्ड का भी आप सुविधा ले सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से आप फ़ायदा ले सकते हैं और बकरी पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ एक और प्रश्न वीडियो में प्राप्त हुआ है, वीर कुमार हैं, उनका मेरठ से हमें वीडियो प्राप्त हुआ, ये देख लेते हैं क्या सवाल है उनका। नाम वीर कुमार है, मैं रहने वाला गांव मटोर का हूँ, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। मुझे ये जानना है, मुझे मुर्गी पालन का वो करना है, तो उसके बारे में ये जानना है कि जो सर्दियों में इन्हें मुर्गी पालन को कैसे बचाया जाए ठंड से। जी, डॉक्टर शर्मा जी आपका रुख करते हैं, और मुर्गी पालन अगर ये करते हैं तो सर्दियों में मुर्गियों को कैसे बचाएं? ये बात अपनी पहले भी चली थी कि पहले पूरे जितने भी इनके बाड़े हैं या जहाँ पे मुर्गियों को ये रखते हैं, अगर बहुत व्यवस्थित है तो बहुत ही बढ़िया बात है। और कई बार अपन इस जैसे बैकयार्ड पोल्ट्री के रूप में रखते हैं, जी जी, हर जगह को कवर कर लें, यानी कि पर्दे लगा दें, जिससे बाहर से आने वाली ठंडी हवा या ठिठुरन उनको वो परेशान ना करे। अंदर की तरफ बल्ब जला के रखें, गीलापन अंदर जो उसकी बेडिंग्स है, जो उसका बनाया हुआ हमने भूसे से या किसी और चीज़ से, उसको गीलापन ना रहने दें, आर्द्रता ना आने दें उस जगह पे। और अगर कोई आपको उसके अंदर कोई पक्षी बीमार दिखाई देता है तो तुरंत उसको अलग कर लें। इस प्रकार से हम उसको वो कर सकेंगे। तापक्रम आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तापक्रम किस प्रकार से मेंटेन करेंगे कि उसमें रात के समय बल्ब की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दें, जिससे कि रोशनी भी रहेगी और तापक्रम भी बढ़ा रहेगा। ये उत्पादकता को भी बढ़ाता है। और ये मौसम इतना बढ़िया होता है जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो ही सबसे ज़्यादा उत्पादकता देने वाला मौसम है। कि सर्दी के मौसम में इनका आहार ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है जी, और उसको उत्पादकता में परिवर्तित करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ऐसे समय पे हम छोटी सी सावधानी बरत लें कि तापक्रम को और रोशनी को, आर्द्रता को ना बढ़ने दें, गीलेपन को ना बढ़ने दें, बीमार हो तो उसको तुरंत बाहर निकाल दें। तो उस समय पे हमारी उत्पादकता भी बढ़ जाती है और छोटी सी सावधानी से सारा सब कुछ इनके प्रश्नों के सारे को जवाब भी हो जाता है। जी, तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं मेरठ में अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं मुर्गी पालन का। डॉक्टर धीराज मिश्रा जी आपका रुख करते हैं। और कुछ देर पहले हमने जैसे जिक्र किया था इंजेक्शन को लेकर कि असमय बढ़वार के लिए इस प्रकार का इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर उन क्षेत्रों में हम देखा जाए, भारत सरकार द्वारा कोई ऐसी निगरानी समिति बनाई गई है, या अगर उस विषय को छोड़ भी दिया जाए तो क्या कोई ऐसी निगरानी समितियां हैं
जो देश भर के तमाम ऐसे व्यवसायों को, जैसे मुर्गी पालन है या बकरी पालन के तमाम जो व्यवसाय जो लोग जुड़े हुए जो लोग हैं, उन पर नज़र रखती है, या इस तरह का कोई अवैध तरीके से कोई काम ना करे उस पर नज़र रखती है? और अगर इस प्रकार का कोई करता भी चीज़ें हैं तो उसमें क्या कोई कड़ी कानूनी प्रक्रियाओं का कोई नियम वगैरह है क्या? जी, देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ें, जैसे आप एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं या जो जिक्र हुआ है हार्मोन्स की बात करते हैं, स्टीरॉइड्स की बात करते हैं, ये सब मेडिसिन में आ जाता है। तो अगर मेडिसिन जैसे कि ह्यूमन मेडिसिन हो या वेटनरी मेडिसिन हो, ये दोनों मेडिसिन को रेगुलेट करता है हमारा जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर आता है। तो इसके तहत जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इस पे बहुत सारे अधिनियम उसमें है, तो जिसके जरिए आपको अगर यही इलीगल कहीं यूज़ होता है तो उसको हम उसके ऊपर निगरानी भी रखी जा सकती है और उसके ऊपर फाइन का व्यवस्था और लीगल व्यवस्था भी है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, हमारी सरकार की बात करें और हमारे विभाग की बात करेंगे, तो हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, बहुत सारे एडवाइजरीज निकालते हैं कि आप अपने जो एंटीबायोटिक अगर इस्तेमाल करते हैं मुर्गी पालन में, तो एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल कीजिए, कहीं रोग हो तो अगर उसको हम नॉर्मल आप प्रिवेंटिव यूज़ में ना यूज़ करें, थेराप्यूटिक यूज़ में हमेशा यूज़ करें, ना कि प्रोफाइलैक्टिक यूज़ में करें। सो दैट अगर प्रोफाइलैक्टिक यूज़ में कम स्तर पे उसको हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, इसका रेसिड्यू जो होता है, एंटीबायोटिक का रेसिड्यू, वो अपने मांस में आ जाता है। तो अगर मीट में आया तो ये फूड चेन में मनुष्य को भी आ सकता है। तो इसको देखते हुए अगर अभी हम बात करते हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की भी बात करते हैं, तो इसको भी निगरानी करने के लिए ये CDSCO या DCGI जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, तो इनके तहत उनके सब मतलब राज्यों में भी उनके इंस्पेक्टर्स हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, जो ये सब का देखभाल करते हैं और भारत सरकार से टाइम टू टाइम एडवाइजरीज का इशू भी किया जाता है। जी, तो इस प्रकार से निगरानी की जाती है। फिलहाल दर्शक है उनका रुख कर लेते हैं। करण है जालौन महाराष्ट्र से। करण, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। करण, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर जी, सवाल पूछिए। सर मेरे दो सवाल है सर। जी सर, अभी कोई योजना सरकारी चालू है क्या बकरी के लिए? और मेरा दूसरा सवाल है कि बकरी का लास्ट महीना चालू है, अभी प्रेग्नेंट है, उसमें कोई फीड दे सकते हैं क्या? जी, डॉक्टर केशव कुमार शर्मा जी, बकरी इनकी आखिरी महीने में है और गर्भ से है, तो उसके भरण पोषण के लिए किस प्रकार से आहार संतुलन के लिए होना चाहिए, और क्या ऐसा ये खिलाएं आखिरी महीने में जिससे कि आने वाली जो बच्चे हैं वो और बेहतर और अच्छे पैदा हों? हाँ, इसमें क्या है कि आपको जब भी आखिरी समय चल रहा हो तो उस समय पे थोड़ी फैट की मात्रा हम बढ़ा देते हैं, जिससे कि बच्चे के जन्म में उसको परेशानी कम से कम हो। और साथ ही साथ में जो कुछ ऐसे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जिससे कि जो आने वाला बच्चा है वो भी सुदृढ़ और उस प्रकार का हो, अच्छे प्रकार का हो। तो ये इस समय पे जो लास्ट 15 दिन रह जाते हैं, उस समय पे अगर हम सॉल्ट है, मिनरल्स हैं और फैट है, इस पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो उस समय पे उसके लिए बहुत हितकारी होता है। और उससे बच्चे की भी ग्रोथ होती है, और जो मदर होती है उसका जो मिल्किंग का वो पैटर्न रहता है, जो बच्चे का पूरा पेट भर सके या अतिरिक्त मात्रा में दुग्ध का भी उत्पादन हो सके, उन सब चीज़ों में बड़ा उपयोगी रहता है जी। और ऐसे समय पे एक जो बेर की झाड़ियों के साथ साथ में कुछ बिनोले टाइप की चीज़ें भी अगर हम खिला देते हैं इनको, जो सरलता से आमतौर पे उपलब्ध है, या हल्की सी खल को और बारीक करवा के इनके उसके स्वाद के अनुसार परिवर्तित करके आमतौर पे बकरियों में आजकल देते हैं, और उसके बड़े अच्छे परिणाम आए कि उसमें मोर्टेलिटी जो होती है बच्चों की, वो भी बहुत कम हुई है। तो इस प्रकार से हमें ये कर लेना चाहिए। लेकिन इसके तुरंत बाद में जब बच्चा हो जाए तो उसके बाद में हमें कैल्शियम की मात्रा ज़रूर, कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। आम तौर पे यही गलती करते हैं कि पहले तो हम बहुत कुछ कर देते हैं और उसके बाद में उसको कैल्शियम और वो देना, उसमें हम कंजूसी कर देते हैं या जानकारी के अभाव में उतना अच्छा नहीं दे पाते। नतीजा ये होता है कि मोर्टेलिटी होती है या बच्चा कमज़ोर रह जाता है, बीमारियाँ माँ और बच्चा दोनों सरलता से ग्रहण कर लेते हैं, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, उत्पादकता घट जाती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जी। तो इन बातों का ध्यान रखना है। फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। शरण कुमार हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। शरण कुमार जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। शरण कुमार जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
शरण कुमार जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी शरण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछें। हाँ सर नमस्कार। मैं सर ये पूछ रहा हूँ जी कि सरकार के पास कोई 100 बकरी पालन की योजना है और 100 बकरी पालने के लिए कितनी जमीन लगेगी? जी डॉक्टर दिलावर मिश्रा जी। जी मैंने 2-3 बार ये बताया है, जो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन है, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंडर 100 बकरी पालने के लिए हमारा योजना रखा गया है, जिसमें आपको 50% सब्सिडी की भी व्यवस्था, जो कि अप टू 10 लाख तक की सब्सिडी इसमें आपको मिल सकती है। तो ये आप DPR बनाइए और आवेदन कीजिए, और लोन की व्यवस्था है, और उसको आप इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। और उन्होंने एक कुछ पूछा था इसके अलावा भी। जी यही पूछा था कि 100 बकरी पालन करने के लिए क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। अच्छा, तो जैसे एरिया की आप बात करेंगे, अगर आप एडल्ट गोट की बात करेंगे तो एडल्ट गोट को अगर हम ऐसे देखें, अगर आप उसका आवास बनाना चाहते हैं तो हमेशा आप एडल्ट के साथ कुछ बच्चों का भी वैल्यूएशन करके भी आपको करना पड़ेगा। अगर 100 का करते हैं तो मिनिमम आप 15 स्क्वायर फीट एडल्ट के लिए ले सकते हैं, और जो बच्चे उनके आएंगे तो उसके हिसाब से भी आप उनके बच्चों के लिए 5 स्क्वायर फीट का मतलब फ्लोर स्पेस के हिसाब से आप अपना हाउसिंग का पैटर्न बना सकते हैं। आजकल बहुत अच्छे स्तर के भी हाउसिंग, साइंटिफिक हाउसिंग चीज़ भी आ गई है, जैसे कि आप थोड़ा रेज्ड फ्लोर करते हैं, मतलब आप फ्लैट फ्लोर ना करके आपके नॉर्मल सरफेस से थोड़ा रेज्ड करते हैं, उसमें आपका गैप भी रहता है, फ्लोरिंग में गैप रहता है। तो गैप में क्या होता है, उसके जो भी उसके फिकल ड्रॉपिंग्स हैं वो नीचे गिर जाता है, और आपका जो यूरिन भी है वो नीचे आ जाता है, वो नीचे जमा होता है, सो दैट फ्लोर आपका वेट ना रहे, गीला ना रहे, और कोई आपका जो मल हो गया, पशु का मल हो गया, वो उसमें ना रह के आपका इन्फेक्शन ना करे। तो साइंटिफिक हाउसिंग का भी व्यवस्था आप कर सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से आप अपने बकरी पालन की व्यवस्था कर सकते हैं, और शुरुआत इस प्रकार से कर सकते हैं सरकार की इस योजना का लाभ लेकर। डॉक्टर केशव कुमार शर्मा जी, आपका रुख करते हैं। जैसे कि हम कई बार कहते हैं कि जैसे गाय पालन होती है, भैंस पालन होती है, उसका जो गोबर होता है उसको हम प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम बकरी पालन या मुर्गी पालन की बात करते हैं तो इनके मल को किस प्रकार से खाद में इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? अगर करते हैं तो कितना उचित रहेगा, कैसे इसकी खाद बना सकते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने वो किया है प्रश्न। और दूसरी बात क्या है कि अभी तक हम बायोगैस वगैरह केवल 2-3 की बात करते थे कि उसकी स्लरी निकल गई तो उसको खाद में काम में ले लो, लेकिन इनकी जो जैसे पोल्ट्री की है, मुर्गी पालन के बाद में जो बची है पोल्ट्री की, जो वो ड्रॉपिंग्स के बाद में जो मिट्टी है या जो भी सारा सब कुछ बेडिंग्स है, उसको कंप्लीट को हम हल्का सा प्रोसेस करके डिकम्पोजर में कुछ दिनों के लिए डाल के उसके अंदर थोड़ा सा कुछ और डाल देते हैं, जैसे कुछ केमिकल्स डालते हैं। उसके बाद में नतीजा क्या निकलता है कि वो इतनी बढ़िया खाद के रूप में हमारे पास में उपयोग के लिए हो जाती है कि जैसे गमलों में हमने थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया, या फिर ऐसे पौधे जो हम फुलवारी के रूप में काम में लेने हैं, या औषधीय पौधे हैं उनके अंदर काम में लेना। इसी तरीके से जो बकरी की मिंगनी होती है या बकरी का जो मल है, उसको हम थोड़ा सा प्रोसेस करके और पाउडर फॉर्म में लाके उसको उसके अंदर डाल देते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि वो आजकल मिलता भी बहुत महंगा है जी। तो स्वाभाविक जो ऑनर है वो भी महंगा बेच रहा है, तो उसके लिए तो आम के आम गुटलियों के दाम हो गए कि पहले तो उसको ये समस्या थी कि अब इसको फेंक के कहाँ हूँ, अब मुसीबत उसके पास ही हो गई कि उसके पास में शॉर्टेज है इस चीज़ की। छोटे से अभी हमने एक ट्रेनिंग, एक प्रोसेस भी करवाया है, और इस चीज़ को तो बीच बीच में हम कर भी रहे हैं कि उसको कैसे डिकम्पोज़र में डाल के या छोटे से ड्रम का कैसे डिकम्पोज़र बनाया जाए, और जो बकरियां ज़्यादा रख रहे हैं उनके अंदर वो कैसे प्रोसेस करें, और फिर उसको पाउडर फॉर्म में फिर उसको थोड़ा सा पैक करवा के मार्केट में उसको बेचने का। तो उससे क्या हुआ कि ऑनर को ये लगा कि अरे इसका जो मैं पहले दूध वो करता था उससे ज़्यादा तो ये होने लगा मेरा, अरे इसका मैं जो वेस्टेज करके फेंक के आने में जो मेरा पैसा लगता था उससे कहीं ज़्यादा तो अभी मुझे घर बैठे लोग बाग आके ले भी जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ये बढ़ेगी कि आप उसके अंदर उसको प्रोसेस करना सीखें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, तो ये प्रोसेस करके करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल एक दर्शक हैं, उनका रुख कर लेते हैं, फ़ोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। छत्रपाल हैं, नागपुर महाराष्ट्र। छत्रपाल जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। छत्रपाल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल क्या
छत्रपाल जी, आपकी आवाज़ हमें आ नहीं रही, सवाल पूछिए। जी छत्रपाल जी, आपका सवाल को हमने समझ लिया, जितना समझ पाए आपके सवाल को। सूखे चारे से बकरी पालन आप करना चाहते हैं, ये सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी हम शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। चंद सेकंड्स के बाद हम वापस हाजिर होंगे और आपके सवाल को शामिल करके आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। छत्रपाल जी थे महाराष्ट्र से, उनका सवाल को शामिल करते हैं। डॉक्टर शर्मा जी, आपका रुख करते हैं और ये जानना चाह रहे थे कि बकरी पालन में करना चाहता हूँ, क्या सूखे चारे का इस्तेमाल कर बकरी पालन कर सकते हैं? सूखा चारा से जो बकरी पालन करते हैं ये अब कोई बहुत बड़ी असामान्य बात नहीं है। पहले तो क्या होता था कि सूखे चारे से एक जगह बकरी को बांध के रखना और फिर उसको वो खिलाना एक बड़ा आफत का सा हो जाता था। अब क्या हुआ कि बकरियों के पास भी बहुत ज़्यादा स्पेस घूमने का रहा नहीं है, या जो बकरी पालन कर रहे हैं वो भी सीमित स्थान पे करना चाहते हैं। तो इसमें मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने निवेदन किया था, बताया था कि इसके अंदर जैसे हम कुछ बाटा है या दूसरे जो प्रोटीनियस डाइट है, और जैसे जो ये नुकीले जो वो होते हैं बबूल वगैरह या बेर वाले जो पौधे हैं, इनके जो झाड़ और पत्ते हैं उनको इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है और एक बहुत अच्छा प्रोटीनियस है और बहुत न्यूट्रिशियस वो बना दिया जाता है। और इसके साथ में ध्यान रखें कि बकरी को खाने के बाद में अपनी एक ऐसा नहीं कि आपने गाय की तरह खड़ा कर दिया और उसको खिला दिया, तो उसके घूमने के लिए छोटा सा स्थान ऊपर नीचे करके उसी में अंदर, जैसे आजकल आर्टिफिशियल पार्क बना देते हैं, ऐसे छोटे से स्थान में वो बना दे जिससे वो बकरी अपना नेचुरल उसको एहसास भी कर पाए और उसको पचा भी पाए सरलता से। तो झाड़ी डिफरेंट झाड़ियों के उसके अंदर ऐड कर दिए जाए, बिनोले का थोड़ा सा अलग फॉर्म करके ना उसमें ऐड कर दिया जाए, तो ये क्या है कि उसको एक अच्छी क्षमता प्रदान कर देगा अच्छे उत्पादन के लिए। तो ये कोई असामान्य चीज़ नहीं है, अब सामान्य होने लगी है और इसका पूरा लाभ उठाया जा सकता है। बिल्कुल, तो इसका लाभ आप लेते रहें। फिलहाल दर्शक उनका रुख कर लेते हैं। जगदीश हैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से। जगदीश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जगदीश जी, टेलीविजन की आवाज़ कम कर लीजिए, फिर सवाल पूछिए। हाँ जी जी जगदीश जी, टेलीविजन की आवाज़ कम कर लीजिए, सवाल पूछिए फिर। हम सर जगदीश बोल रहे हैं। जी बोलिए, सवाल पूछिए। जगदीश जी, टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, फिर सवाल पूछिए, आपसे निवेदन कर रहे हैं हम। हाँ सर बोलो। जी, टेलीविजन की आवाज कम करिए, फिर सवाल पूछिए। उसकी आवाज कम कर लिया सर। जी, अब पूछिए सवाल। हम ये कह रहे हैं कि मुर्गी पालन और ये बकरी पालन। जी, मुर्गी पालन और बकरी पालन हम सर करना चाहते हैं, तो इसका क्या क्या लगेगा? कहाँ? जी, जगदीश जी को लगता है आपकी आवाज मेरे मोबाइल से नहीं सर आ रही है। जी, मैं आपके सवाल को समझ गया हूँ जगदीश जी, अब आप जवाब सुनिए। डॉक्टर केशव कुमार जी, डॉक्टर धीराज मिश्रा जी, दोनों जन से मैं सवाल करना चाहूँगा। ये सब्सिडीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि कोई सब्सिडीज़ है क्या इस क्षेत्र में?
देखिए, मैंने तो आपको बकरी पालन के लिए 2-3 बार बता चुके हैं, NLM स्कीम में है और हमारा किसान क्रेडिट कार्ड में भी है। इसके अलावा अगर आप मुर्गी पालन का भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो हमारा जो देखा गया है, जो बैकयार्ड पोल्ट्री या लो इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड्स हैं, उसको लेकर अगर आप एक कॉम्पोजिट यूनिट बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप उसका पेरेंट स्टॉक रखेंगे, पेरेंट स्टॉक रखने के बाद उसका जो अंडा आएगा उसको आप हैचरी में रखेंगे और हैचरी में उसको हैच करके जो डे ओल्ड चूज़ें, जो डे ओल्ड चिक्स हों, उसको अगर रियर करके मदर रियरिंग यूनिट बना के 3 से 4 हफ्ते में आप उसको किसानों को दे सकते हैं। तो इसका व्यवस्था रखा गया है। ये आप 1000 का एक पेरेंट स्टॉक का यूनिट, कॉम्पोजिट यूनिट बनाएंगे विथ हैचरी एंड मदर यूनिट, चिक रियरिंग यूनिट। ये तीनों बना के अगर आप करते हैं तो आपको इसमें 50% सब्सिडी, वो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंदर ये आता है, और 50% सब्सिडी, और इसके अंदर आपको 30 लाख तक का मैक्सिमम सब्सिडी का व्यवस्था की गई। तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी स्कीम नहीं है। अब 1000 मुर्गी रखना एक छोटी सी बात है, आप उसको कर सकते हैं। आपके अगर स्पेस अवेलेबल है तो इसको आप लाभ इसका उठाइए। जी, तो इस प्रकार से सब्सिडी लेके आप लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर केशव जी, आपका रुख करते हैं। और अगर हम बात करें पूरे साल भर की, सरकार द्वारा ऐसी कौन कौन सी टीकाकरण कराए जाते हैं मुर्गी पालन और बकरी पालन के क्षेत्र में जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और उसको कराना अनिवार्य होता है, और हर साल आपको उसको कराना है, और अगर हर साल नहीं भी कराते हैं तो ऐसे कौन से टीकाकरण के अभ्यास हैं या प्रयास हैं जिसको सरकार चलाती है, जिसको कराना अनिवार्य होता है? देखिएगा, इसमें पोल्ट्री में तो डे 1 से शुरू हो जाता है। डे 1 से जैसे मरेक्स डिजीज़ वगैरह है या न्यू कैस्टल डिजीज़ है तो फिर वो 1 वीक से शुरू, 1 वीक से 2 वीक के बीच में शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से जो बाकी दूसरी चीज़ें हैं, इनकी वायरल डिजीज़ वाली जितनी भी हैं, हमारी ये लगभग 12 वीक के अंदर पूरी हो जाती हैं। उसके बाद में इनमें आवश्यकता अनुसार प्री लेइंग स्टेज पे हम शुरू करवा देते हैं, जिससे कि आगे फर्दर वो ना हो। और फिर जिस तरीके से वो लोट रखते हैं अपने पास में, उनकी पुरानी वैक्सीनेशन हिस्ट्री के हिसाब से हम इनमें करते रहते हैं। और एक चीज़ जो इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि डिवॉर्मिंग भी करवाते हैं। ये डिवॉर्मिंग रेगुलर करवानी चाहिए। शुरुआत में 1 महीने, हर मतलब 15 दिन के बाद में, और फिर उसके बाद में हर 1 महीने के बाद में रेगुलर वे में, जब तक ये सर्वाइव करती हैं, इनको करवाना चाहिए। इससे उत्पादकता तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और जो आपने खिलाया है वो वेस्टेज में नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो कीड़े खा लेंगे तो वेस्ट ही है उनका। तो इसी प्रकार से बकरियों में क्या होता है कि जैसे PPR है, दूसरी FMD है, या और जैसे ये है, क्या नाम है, एक इनकी पॉक्स वाली है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये रेगुलर वे में हम साल में करते ही रहते हैं। ये हमारा पूरा शेड्यूल है कि जैसे सप्लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मदद आती रही है या स्टेट ने अपने खुद ने परचेज़ किए हैं, तो उस हिसाब से प्री मानसून और मानसून के बाद में, सर्दियों से पहले, सर्दियों के बाद में, ये सारा सब कुछ एक प्रोसेस है, वो रेगुलर वे में चलता ही रहता है। इसमें क्या होता है कि पशुपालकों को चाहिए कि जो हम लोग कर रहे हैं उसमें आके हमें सहयोग करें। बिल्कुल, सहयोग करने का अभिप्राय ये नहीं कि हमारे साथ उसको कोई टीकाकरण करना है, नहीं, वो अपने बच्चों को टीकाकरण करवा लें। बिल्कुल, बच्चे मतलब सही जानकारी दें और सबका टीकाकरण कराएं, सबका टीकाकरण करा लें, और किसी भ्रामकता में ना आए कि नहीं साहब इनसे तो उत्पादकता घट जाती है। कभी भी सरकार या कोई पशु चिकित्सक कोई ऐसी चीज नहीं करता जिससे उत्पादकता घट जाती हो। बिल्कुल, क्योंकि वो तो, हाँ, वास्तविकता में अन्नदाता इस पशुपालन का कौन है? पशु ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए हम जब तक बहुत अच्छा नहीं करेंगे तब तक हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है भला। बिल्कुल, तो हम उसका भला नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि किसी भी भ्रामक बातों के बीच में आप ना आए या उनकी बातों पर विश्वास न करें, क्योंकि सरकार या सरकार के जो अधिकारी हैं वो किसी भी तरीके से आपका, ना आपके पशु का, ना आपके खेत खलिहानों का अहित नहीं होने देंगे, क्योंकि वो आपकी सेवा के लिए काम करते हैं। जब भी सरकार आपके द्वार पर आए कोई टीकाकरण करने के लिए, कोई लाइफ स्टॉक जैसे सेंसस होता है या कोई जानकारी लेने के लिए, तो आप उसको संपूर्ण और पूरी जानकारी दें। वो आपके हित के लिए होती हैं, आपके हित के लिए बेहतर नीतियां बनाने के लिए काम आती हैं। आप दोनों मेहमानों का, इसके साथ ही डॉक्टर धीराज मिश्रा जी, डॉक्टर केशव कुमार शर्मा जी, बहुत शुक्रिया। आपने इन दोनों विषय जुड़े बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों, पशुपालकों के लिए पहुंचाई है। उम्मीद करेंगे इन जानकारियों से हमारे सभी दर्शक लाभ लेंगे और पशुपालन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आप दोनों का, मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
समय देने साझा करने के लिए। धन्यवाद जी। और इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। हेलो किसान के अगले अंश में किन विषयों पर हम चर्चा करेंगे, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो हेलो किसान में बात करेंगे मत्स्य पालन, शीत ऋतु में जल कृषि के अवसर। ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं या आप कोई जानकारी हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो प्रश्न वीडियो बनाकर आप हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आपके वीडियोस को हम टीवी पर शामिल करेंगे। अपना प्रश्न वीडियो माध्यम इस भेज सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। इस नंबर के अलावा आप ईमेल का भी इस्तेमाल कर अपने सवाल सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। ये हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा आप डीडी किसान के कॉल सेंटर पे फ़ोन करके सवाल सुझाव दर्ज करा सकते हैं। उसका भी नंबर आप नोट कर लीजिए। डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में ये नंबर खुला रहता है। इसके अतिरिक्त कोई जानकारी आपसे छूट गई है या आप अन्य किसानों पशुपालकों तक हेलो किसान के इस कार्यक्रम को पहुंचाकर उन तक भी इस जानकारियों का विस्तार करना चाहते हैं, टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, पहुंच जाएंगे किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी आप हेलो किसान में दिखाई गई हर एक जानकारी को दोबारा से भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे लेंगे हम विदा। आप हमें दीजिए इजाजत। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।